नमस्कार दोस्तों, मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ नए पेट्रोल पंप डीलर्स और मैनेजर्स की ट्रेनिंग के लिए। कई बार ये देखा गया कि लोग पेट्रोल पंप खोल लेते हैं और खोलने के बाद में चीज़ों को समझना चालू करते हैं, तो एकदम से उन पर काम का प्रेशर आता है, पेट्रोल पंप चलाने का प्रेशर आता है, तो वो चीज़ें समझते समझते प्रेशर में बहुत समय लग जाता है और प्रेशर में कोई चीज़ समझेंगे तो इतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी। और रही पेट्रोल पंप मैनेजर की बात, तो काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि कोई अच्छा मैनेजर हो तो आप दीजिए, कोई अच्छा मैनेजर हो तो बताइए। लेकिन क्या होता है कि जो अच्छे लोग अच्छे मैनेजमेंट करते हैं पेट्रोल पंप में, वो अमूमन पेट्रोल पंप चेंज नहीं करते हैं, वो जो चलता पेट्रोल पंप है उसी पर रहते हैं। इसमें आपको चाहिए कि आपका अगर पेट्रोल पंप है, आपको मैनेजर की ज़रूरत है, आप खुद ट्रेन करें और किसी अच्छे समझदार व्यक्ति को मैनेजमेंट का जिम्मेदारी समझाना चालू करें। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, नियमित रूप से करें तो आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल पंप नया है आपका तो आप कैसे चलाएं, और कोई मैनेजर आपको तैयार करना है तो वह भी ये वीडियो देखकर आसानी से सीख सकता है। इसमें यह रहता है कि पेट्रोल पंप का संचालन एक आसान काम नहीं रहता है। इसमें 8-10 घंटे आपको शारीरिक रूप से देना पड़ते हैं और 24 घंटे आपका दिमाग यही लगा रहता है, क्योंकि सारा सिस्टम की बात रहती है, बहुत सारे इसमें ऑब्लिगेशंस रहते हैं। ये एक तरह का आपका सरकार का एक्सटेंडेड अंग है, तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जो लीगल होती है, जो आपके लिए ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड, सारे लाइसेंसेस क्या क्या आपको रखना है, ये सब मैं बताऊँगा आपको। और यहाँ पर कुछ चीज़ छूट न जाए तो मैंने नोट डाउन कर लिया है, ताकि कुछ छूटे तो इसमें से देखकर भी बता पाऊँ। सर्वप्रथम तो आप पेट्रोल पंप खोलते हैं, पेट्रोल पंप चालू करते हैं, तो बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो आपको एकदम से समझ में नहीं आते, तो आपको लगता है ये क्या चीज़ है। तो इस तरह के शब्दों से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला आता है OMC। OMC मतलब होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। यह क्या होता है? जिस कंपनी का पेट्रोल पंप है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOCL, BPCL, भारत पेट्रोलियम, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस, SR, नायरा जो हो गया इत्यादि, ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे शब्द आते हैं जो देखकर एकदम से घबरा जाते हैं। CA, कस्टमर अटेंडेंट, जो पंप पर काम करते हैं कर्मी, उन्हें CA बोलते हैं, पेट्रोल के अफसरों की और उनकी भाषा में, और पेट्रोल पंप की भाषा में भी CA बोलते हैं। STP, सबमर्सिबल टरबाइन पंप, ये टैंक के अंदर लगा रहता है और ये महत्वपूर्ण काम निभाता है, नीचे से पेट्रोल या डीजल को मशीन तक पहुंचाता है। इसका नाम STP होता है। CVT होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को एक लेवल तक बनाकर ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि जो नई मशीनें होती हैं उनको वोल्टेज चाहिए रहता है फिक्स, उससे नीचे के वोल्टेज पर वो काम करना बंद कर देती है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, DSR होता है, जिसको बोलते हैं डेली सेल्स रिकॉर्ड। यह एक रिकॉर्ड फाइल होती है जिसमें कॉलम प्रिंटेड होते हैं। ये ऑयल कंपनी द्वारा दिया जाता है और ये रोज़ सुबह 9:30 बजे के पहले हमें भर लेना चाहिए। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसे साफ़ सुथरा रखें। जो रीडिंग आ रही है, जो डिप आ रही है, वही भरें। इसमें रीडिंग क्या होती है? जो मशीन में टोटलाइजर रीडिंग होती है, आजकल सब में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निकलती है। और डिप क्या होती है? एक 200 सेंटीमीटर की रॉड होती है एल्यूमिनियम की, जिस पर पेस्ट लगाकर हम अंडरग्राउंड टैंक, जो स्टोरेज टैंक होता है, उसमें डालते हैं, तो उसमें निशान आ जाता है कि कितने सेंटीमीटर तक पेट्रोल है। एक टेबल देखकर उसमें कन्वर्ट करते हैं कि इतने लीटर है, तो उसको बोलते हैं डिप। तो DSR में डिप और रीडिंग भरते हैं। फिर जिस दिन पेट्रोल या डीजल आता है तो जिस टैंक में जितना खाली होता है उसमें एंट्री करते हैं। वो हाथ के हाथ कर देना चाहिए, बाद में करते हैं तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न का चांस हो। हाई सेलिंग फॉर्म में ये कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है। दूसरा होता है डेंसिटी रजिस्टर। ये घनत्व का एक रिकॉर्ड होता है। ये अति महत्वपूर्ण एक, समझ लीजिए, शासकीय अंग होता है। इसमें रोज़ सुबह डेंसिटी लिखना रहती है। जितने भी टैंक हैं उनसे आधा लीटर प्रोडक्ट निकालते हैं। और डेंसिटी किस तरीके से लेते हैं मैंने अलग वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो डेंसिटी रजिस्टर में सुबह की डेंसिटी लिखते हैं और उसको रेफरेंस डेंसिटी बोलते हैं। कोई जांच करने आता है
तो आपकी मशीन से पेट्रोल निकालेगा और वो उस डिफरेंस डेंसिटी से मिलाएगा उसको। डिफरेंस डेंसिटी उसी दिन तब बदल जाती है जब आपके टैंकर आकर खाली होता है उस कंपार्टमेंट में, और उसके 1 घंटे बाद फिर से हमें डेंसिटी लेना रहती है, क्योंकि वो नया जो पेट्रोल या डीजल आया है वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट पेट्रोल डीजल के साथ मिलकर उसकी डेंसिटी कुछ बदल जाती है, तो वो नई रेफरेंस डेंसिटी होती है। उसके बाद अगर कोई जांच पर आता है या फिर हम भी खुद जांच करते हैं तो इस नई रेफरेंस डेंसिटी के रेफरेंस से जांच करेंगे, जो कि 3 के अंदर आना चाहिए। इसके अलावा जो डेली सेल्स रिकॉर्ड है वो भरते हैं, तो उसके 2-3 महत्वपूर्ण कारण भी होते हैं। एक तो ये होता है कि ये इसमें साल भर का रिकॉर्ड आ जाता है, और ये करीब 5 साल का आपको अपने पास रखना चाहिए। पुराना रिकॉर्ड देखकर, 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना देखकर हम अपने सेल का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिशा में जा रहा है, कैसा जा रहा है। दूसरा, इसको देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉस तो नहीं आ रहा है। लॉस को पकड़ने के आपके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपका जो अंडरग्राउंड टैंक है, जितना उसमें स्टोरेज है अभी की तारीख में, पिछला इंस्पेक्शन जब किया था ऑफिसर ने, तब से लेकर अभी तक कितना पेट्रोल आया, कितना बिका और कितना बचा। 2 चीज़ें निकालते हैं इसमें से, मशीन में से कितना निकला और टैंक में से कितना निकला। इन दोनों के अंदर जो अंतर है वह एक निश्चित लिमिट में होना चाहिए। वो लिमिट क्या होती है? जो इस जांच के समय जो टैंक में पेट्रोल है उसका 4% प्लस 0.6 से लेकर 0.75% पिछले जांच से लेकर अभी तक की जांच तक जो बिका उसका। तो यह तो एक कंपनी, ऑयल कंपनी का लीगल रहता है कि इसके अंदर होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी लीगल रहता है, और ये आपका भी दायित्व है कि ये देखें कि ये उसके अंदर है, क्योंकि मूलतः कमाने के लिए बैठे, अगर लॉस होने लगेगा ज़्यादा तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। और अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है, अथवा तो कोई मशीन जो है वो 5 लीटर की जगह ज़्यादा दे रही है, अथवा आपका पेट्रोल टैंकर जो आ रहा है डिपो से उसमें कुछ कम आ रहा है, आपका आप ढंग से खाली नहीं करवा पा रहे हैं, अथवा ये भी हो सकता है कि टैंक या लाइन लीकेज है। अगर ऐसा है तो आप इन चीज़ों को जांच करें, बार बार जांच करें। मशीन में अगर ज़्यादा दे रहा है पेट्रोल तो आप उसका पुनः सत्यापन करवाएं नापतोल अधिकारी से बोलकर, उसका एक प्रक्रिया रहता है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में। लाइन में या टैंक में है तो कंपनी के अधिकारी से निवेदन करें, वो कॉन्ट्रैक्टर से बोलकर उसे ठीक करवाएं। और आजकल तो लॉस थोड़ा सा और कम इसलिए हो गया है क्योंकि इवापोरेशन लॉस कंट्रोल करने के लिए अलग से सिस्टम लगाती है कंपनी, वो पर्यावरणीय दृष्टि से भी आवश्यक हो गया है। तो ये डीलर के लिए भी फायदेमंद है और आम जनता के लिए भी फायदेमंद है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, उसके वेपर ज़्यादा उड़ते नहीं। इसके अलावा इसमें जो DSR रहता है इसमें काटा पीटी और इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए। जो DSR होता है उसमें हर महीना आप ये लिखें कि कौन सा महीना है, ऊपर प्रोडक्ट लिखें, ऊपर भी आप महीना लिख दें, अच्छा है। और प्रोडक्ट लिखें, टैंक नंबर, अलग अलग टैंक हो तो टैंक भी लिखें, आगे वाला पीछे वाला, 1 नंबर 2 नंबर, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, कोई जांच के लिए आए उसे भी कंफ्यूजन ना हो। डेंसिटी रजिस्टर में 2 पन्ने होते हैं आमने सामने खुले हुए, तो वो 1 महीने का रहता है पूरा। उसमें हर कंपार्टमेंट के हिसाब से डेंसिटी तारीख वाइज आपको डालना रहती है। जब खाली होता है टैंकर तो उसका इनवॉइस नंबर, उसके वहाँ से कितनी डेंसिटी चली थी, आपने कितनी डेंसिटी ली, ये पूरा जिक्र आपको करना रहता है। उसमें भी आप ऊपर महीना लिख दें, आपके पेट्रोल पंप का नाम लिख दें या सील लगा दें, तो वो आपके लिए भी ठीक रहेगा। इसके अलावा CA होता है, कस्टमर अटेंडेंट, आपके जो स्टाफ होता है, तो उनके लिए भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। अभी तक आपने 2 रजिस्टर के बारे में आपने जाना, DSR और डेंसिटी रजिस्टर। तीसरा रिकॉर्ड जो होता है, रजिस्टर होता है, वो स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर। उसमें एक होता है अटेंडेंस रजिस्टर, इसके अलावा एक होता है सैलरी रजिस्टर। सैलरी आज की तारीख में कंपनी के नियम के अनुसार आपको ऑनलाइन देना चाहिए NEFT करके। तो NEFT करके और जो आपका कस्टमर अटेंडेंट है उसके नाम के आगे उस महीने का NEFT नंबर लिखते हैं। PF ESI ये
इन जो पीएफ और ईएसआई डिपार्टमेंट है इसके हिसाब से 10 और 20 लोगों के ऊपर देना रहते हैं, लेकिन कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के नए नियम के अनुसार अगर आपके पास थोड़े भी इससे भी कम है तो भी आपको पीएफ और ईएसआई देना है। तो इसे तो उचित होगा कि किसी पुराने पंप वाले से आप बात कर लें, उनके पास कंसल्टेंट रहते हैं जो पीएफ और ईएसआई की सेवा देते हैं, हर महीने चालान बना के देते हैं। उसके लिए एक अलग फाइल बना लें, अच्छे कंसल्टेंट से बात करके नॉमिनल अमाउंट लेते हैं क्योंकि उनको महीना में 1 या 2 बार काम होता है। उसकी वो एक फ़ाइल बना के रखें। कल्याण निधि में पैसा देना रहता है साल में एक बार, तो स्टेट लेवल के लिए आप अलग से फाइल बना लीजिए, उसमें बोनस वगैरह ये सब मेंशन करना रहता है। और ये तो हो गई रिकॉर्ड वाली बात एक, लेकिन मैनेजर और पेट्रोल पंप डीलर को फिजिकली भौतिक रूप से देखना रहता है कि जो स्टाफ है वो समय पा रहा है और पूरे समय तक कार्य करे। एक बात ये हुई। दूसरा, यूनिफॉर्म पहने, अच्छे से पहने, साफ सुथरी पहने। कंपनियां अच्छे डिजाइन करवाती हैं और बहुत साइंटिफिक रूप से और कंसल्टेंट को चार्जेस देकर अच्छे डिजाइन करवाती है, तो वो अच्छे से पहने, टोपी बढ़िया पहने। इसके अलावा बेजेस डिज़ाइन करती है कंपनी, वो बेजेस पहना, स्टार वगैरह कुछ रहते हैं, वह है पहचान पत्र उसके गले में रहता है या जाबे रहता है जेब में, वो पहचान पत्र नियमित उसको पहनना चाहिए वहाँ पे। और ये सभी, इसके अलावा जो ऑयल कंपनी के द्वारा नाम्स रहते हैं उन सब का पालन वहाँ करें और ये लिख कर एक रिकॉर्ड बनाना तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसके अलावा ये आपके रजिस्टर हो गए, ये मुख्य रजिस्टर ये हो गए। इसके अलावा आपको रहता है रिकॉर्ड लाइसेंस की फाइल का रहता है। ये एक अति महत्वपूर्ण फाइल रहती है। या तो लाइसेंस जो रहते हैं इनको आप फोटोकॉपी कराकर या फिर कलर फोटोकॉपी कराकर एक बड़े लाइसेंस बोर्ड पर डिस्प्ले करते हैं ताकि कोई भी जांच के लिए आए या फिर कोई भी आए तो उसको विजिबल हो जाए, सामने ही दृष्टिगोचर हो जाए और आपको भी दिखता रहे कि क्या क्या डेट है इसकी। अच्छा, तो आप एक लाइसेंस फाइल बनाकर आपकी फ्रंट टेबल पर ही रख सकते हैं, ऑफिस टेबल पर। उसमें क्या क्या चीज़ रहती है, एक्सप्लोजिव लाइसेंस रहता है और एक्सप्लोजिव लाइसेंस में ये लिखा रहता है कि कितनी तारीख तक वैलिड है। और यह एक्सक्लूसिव लाइसेंस ऑयल कंपनी बनवाती है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि उसकी तारीख देखते रहें। एक्सक्लूसिव की ड्राइंग रहती है कंपनी के पास में, तो आप निवेदन करें और वो ड्राइंग अपने पास में रखें, एक्सक्लूसिव की फाइल बनाएं। फायर एक्सटिंग्विशर जो आप देखते हैं लाल कलर के फायर बॉटल होते हैं जो फायर से लड़ने के काम आते हैं, वह निश्चित संख्या में होना चाहिए। एक मशीन पर 2 होते हैं, 9 किलो के होते हैं और या फिर जो जितना भी इसका स्पेसिफिकेशन रहता है उसके हिसाब से रहता है। ये हर साल इनका पाउडर बदलता है, तो किसी अच्छे वेंडर से करवाएं। वेंडर का नंबर आप किसी स्थापित पंप वाले से ले लें और इनकी टेस्टिंग भी होती है। हर 3 महीने की रिपोर्ट रहती है, हर सालाना रिपोर्ट रहती है। इनकी 2 तरह की टेस्टिंग होती है, एक तो बीच में चलाकर देखते हैं रैंडम, और एक इसकी अल्ट्रासोनिक थिकनेस टेस्टिंग होती है। वो टेस्टिंग जो वेंडर है वो करके देता है आपको सर्टिफिकेट। वो इसलिए होती है कि वो जो फायर बॉटल है धातु का, वो धातु में जिस प्रेशर पे चलेगा वो प्रेशर झेल सकता है या नहीं, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। और एक फाइल में आप ये ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी मेंटेन करें कि आपने अपने सीए को रेगुलर ट्रेन किया है, कौन कौन सीए रेगुलर ट्रेन हो गया है, कौन कौन बाकी रह गया, तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से ट्रेनिंग करते रहें। इसके अलावा बाल्टियों में बालू रेती भरकर रखना रहती है। अमूमन ये देखा जाता है कि बाल्टियों में बालू रेती के ऊपर कुछ लोग थूक देते हैं, कुछ झाड़ झंखाड़ हो जाते हैं, तो उसके रेगुलर हर महीने बदलते रहे ताकि कुछ ऐसी स्थिति हो, अप्रिय स्थिति हो तो वो काम आ जाए, सूखी बालू रेती काम आती है। नाप तोल के आपको उसमें सर्टिफिकेट रखना रहते हैं फाइल में। नाप तोल के आपके 2 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। एक तो जो मशीन 5 लीटर में 5 लीटर दे रही है, ये हर साल में एक बार होता है, या फिर अगर मशीन में कुछ बदलाव होता है, कंपनी कुछ मशीन चेंज करती है या फिर उसको कुछ मॉडर्न करती है, या फिर आपको बीच में लगता है कि मशीन कुछ कम या ज़्यादा पेट्रोल दे रही है, तो उस समय वो आप एक प्रक्रिया रहती है, वो मैं आपको बताऊँगा। उस प्रक्रिया के तहत जाकर नाप तोल अधिकारी से आवेदन करके नाप तोल और उसका आप सत्यापन करते हैं, उसका सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा 5 लीटर का जो नाप रहता है उसका नाप तोल विभाग में सत्यापन करवाना रहता है कि ये बराबर 5 लीटर एक्यूरेट है।
उसका भी सर्टिफिकेट रहता है, वो भी इस लाइसेंस फाइल में होना चाहिए आपके पास। अर्थिंग का एक सर्टिफिकेट होता है जो ऑयल कंपनी देती है, जिस ठेकेदार ने काम किया होता है अर्थिंग और इलेक्ट्रिकल का। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि अर्थिंग बराबर काम कर रही है। देखिए, अर्थिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मशीनें एक निश्चित वोल्टेज के नीचे काम नहीं करती हैं, फिर ग्राहक खड़ा रहता है और मशीन बंद चालू होती रहती है। इसके अलावा ऑटोमेशन, उस सिस्टम के लिए भी वोल्टेज चाहिए रहता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए, और इसके अलावा कुछ भी चीज़ होती है तो आजकल सब प्रिसाइज होने लगी है। इसके अलावा हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर, जिसे घनत्व जांचते हैं, ये मैंने घनत्व के ऊपर एक वीडियो बताया है। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इनकी भी नियमित रूप से सर्टिफिकेट होता है कि ये जितना डिग्री नाप रहा है वाकई में उतना ही डिग्री है, और ये घनत्व जितना नाप रहा है वाकई में उतना ही है। तो लेबोरेटरी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड रहती है, वो सर्टिफिकेट बना के देती है हमारे को इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। एक आपके पास एनओसी रहता है पेट्रोल पंप का, जब पेट्रोल पंप चालू करते हैं तो उसकी कॉपी भी आपकी लाइसेंस फाइल में होना चाहिए। जीएसटी सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी होना चाहिए। जीएसटी का नंबर भी एक बाहर लिखा होना चाहिए, टिन नंबर होता है वो होना चाहिए। पीयूसी की मशीन आजकल पेट्रोल पंपों पर आवश्यक हो गई है केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार। तो उसमें हर 6 महीने में पेट्रोल और डीजल दोनों का अलग अलग कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट बनता है कि मशीन ठीक काम कर रही है। आपने जिससे पीयूसी की मशीन खरीदी है अथवा कोई अथोराइज्ड वेंडर, वो आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट बना कर देगा। तो इसकी भी डेट का ध्यान रखें। मास्टर लाइसेंस बनता है, 5 साल में एक बार बनता है, ये ऑनलाइन बन जाता है। ट्रेड लाइसेंस बनता है नगर निगम या फिर जो नगर प्रशासन होता है, ये भी ऑनलाइन बन जाता है। एयर कंप्रेशर, जो एयर हवा की मशीन होती है, उसकी 2 तरह की टेस्टिंग होती है। एक तो कैलिब्रेशन होता है कि वो हवा जितना प्रेशर दिखा रहा है वाकई में उतना ही जा रहा है साइंटिफिक, तो वो जिससे आपने लिया है वो उसको कैलिब्रेट करके देगा। इसको भी साल में आप नियमित रूप से जांच कराते रहे। ऑयल कंपनियां भी जांच कराती हैं। इसके अलावा हवा का जो कंप्रेसर रहता है, जिसमें आपने देखा होगा बड़ा सा जिसमें हवा रहती है, उसका टेस्टिंग भी बराबर होना चाहिए कि नहीं लीकेज या उसको फटने के चांस तो नहीं है। तो उसका भी सर्टिफिकेट होता है, वो आपको वही शख्स देगा जिससे आपने खरीदा है। इसके बाद हम आते हैं स्टॉक बोर्ड पर। बोर्ड्स कौन कौन से होना चाहिए पेट्रोल पंप पर? एक तो होता है स्टॉक बोर्ड, उसमें तारीख, ओपनिंग स्टॉक, आवक कितनी हुई और रेट लिखते हैं। ये तीनों चीज़ें उसमें लिखना जरूरी होता है। और इसमें स्टॉक देखकर और डीएसआर में स्टॉक देखकर आपको भी अंदाजा लगता है कि आपको इंडेंट क्या लेना है। अब इंडेंट क्या होता है, नए व्यक्ति के लिए ये अलग चीज़ हो जाती है। इंडेंट मतलब वो ऑर्डर जो आप कंपनी में प्लेस करते हो कि मुझे इतनी तारीख को इतना 12,000, 18,000, 20,000 पेट्रोल या डीजल या दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे हो वो चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर आपको इंडेंट जो ऑनलाइन करना रहता है, हर कंपनी का सिस्टम रहता है, ऐप रहता है, उसके अनुसार आप लॉगिन करके कंपनी आपको कोड देती है, पासवर्ड देती है, उसके अनुसार आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट को नाम हम पेट्रोल डीजल नहीं बोलते हैं, यहाँ पे ट्रेड में प्रोडक्ट का नाम बोलते हैं एमएस, ये पेट्रोल का नाम होता है, इसको बोलते हैं मोटर स्पिरिट। एचएसडी डीजल का नाम है, इसका नाम है हाई स्पीड डीजल। ल्यूब ऑयल, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, इंजन ऑयल, उसको ल्यूब ऑयल बोलते हैं। कूलेंट, ये कूलिंग करता है इंजन, उसको कूलेंट बोलते हैं। और DW डिस्टिल वाटर, ये चीज़ें हम लोग रखते हैं, इसका स्टॉक भी हम चेक करते हैं। इसके अलावा स्पेशल प्रोडक्ट्स भी आते हैं इन कंपनियों के, जैसे सुपीरियर पेट्रोल होता है, पावर आता है, XP आता है, डीजल में एक्स्ट्रा माइल आता है, XM बोलते हैं, X2 बोलते हैं। ये चीज़ें नॉमेनक्लेचर इनसे सबके अलग अलग रहते हैं। स्टॉक बोर्ड तो आपको भरना ही है। इसके अलावा मशीनों पर ऑटोमेशन से रेट अपने आप सुबह 6 बजे चेंज हो जाता है। सारी मशीनें ऑटोमेशन से जुड़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल रेट कब बदल जाते हैं कुछ निश्चित नहीं रहता। मैनेजर की और पेट्रोल पंप डीलर की ड्यूटी होती है कि सुबह आकर एक बार मशीन को नज़र मारें, और जो सुबह 6 बजे ड्यूटी पर रहे लड़के हैं उनसे भी बोल के रखें कि रेट का अगर कुछ होता है, आजकल सबके व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, तो एक दिन पहले ही रेट आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दें। तो बोल के रखें कि अगर 6 बजे चेंज नहीं होते तो बिक्री ना करें। यहाँ पर ये है कि अगर रेट चेंज नहीं हुए, मतलब एक्चुअली में चेंज होगा, मशीन में चेंज नहीं हुए,
तो आप 5 से ज़्यादा डिलीवरी करेंगे तो आपका सप्लाई बंद हो जाएगा, फिर आपको 10 जगह जवाब देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम पहले से ही तैयार रहें और इस चीज़ को अवॉइड करें। और अगर 6 बजे रेट चेंज नहीं होते तो कोई जानकार आदमी, मैनेजर या कोई आकर उसको चेंज करे। फिर भी नहीं चेंज होते तो कंप्लेंट करें। कंप्लेंट की एक प्रक्रिया रहती है, तो उसके तहत जो मैकेनिक है वो आकर करेंगे उसको। अच्छा, इसके अलावा ऑटोमेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ऑटोमेशन एक कंप्यूटराइज सिस्टम रहता है। सारी मशीनें और टैंक ये सेंसर द्वारा जुड़ी रहती हैं अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम से। इस कंप्यूटर सिस्टम में लगातार रीडिंग अपडेट होती जाती है कि कितना गया पेट्रोल, कितने बजे किस मशीन से कितना निकला, पेट्रोल के टैंक में कितना पेट्रोल है। टैंकर खाली हुआ तो उसके बाद पता चलता है कि टैंकर खाली हो गया है तो उसमें कितना पेट्रोल और डीजल आया है। यह एक बात और है कि एक एटीजी सिस्टम काम करता है। टैंकर आके खाली होता है तो उसमें फिर एंट्री करना रहती है ऑटोमेशन सिस्टम में जाके। अगर एंट्री नहीं करेंगे तो 6 घंटे बाद मशीनें लॉक हो जाती है। तो एंट्री क्या करना रहती है, एक तो सेफ्टी डिक्लेरेशन रहता है और दूसरा ये रहता है कि आपका जो बिल नंबर और उसकी डेंसिटी वगैरह पूरी एंट्री करना रहती है, तो वो अपडेट हो जाता है, वहाँ से ओके आ जाता है, मतलब आपके सिस्टम में वो चीज़ चढ़ गई है। उसके हिसाब से फिर रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होती है, तो कंपनी वाले सारी वो चीज़ें देख लेते हैं अपने। एयर मशीन वर्किंग है ये भी आपको देखना रहता है। ये और एयर मशीन है उसके ऊपर भी बोर्ड लगाना रहता है। इसके अलावा छोटे छोटे बोर्ड लगाना रहते हैं आपको मशीन के पास में। 4 तरह के छोटे छोटे बोर्ड लगते हैं। एक तो यह है कि कृपया जीरो देखें, मोबाइल का ऑनलाइन पेमेंट 1.2 मीटर की दूरी से करें, स्मोकिंग न करें, मोबाइल का उपयोग न करें। अब ये 4 बोर्ड अलग अलग बनवाएंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो एक छोटा बोर्ड में आप सुंदर तरीके से चारों चीज़ें लिखवा कर उसको रख सकते हैं। टॉयलेट के ऊपर आपको बोर्ड लगाना रहता है, लेडीज़ टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट और स्पेशलिटी फिजिकली हैंडिकैप्स के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए टॉयलेट, इसके लिए बोर्ड लगाना रहेगा। उसका एक प्रोटोकॉल का बोर्ड होता है, प्रोटोकॉल का एक रजिस्टर भी होता है, स्वच्छता का डिक्लेरेशन और प्रोटोकॉल की, हाँ इतनी बजे सफाई हो गई, इतनी बजे सफाई हो गई। वाटर के लिए आजकल अलग से हट सुंदर सी बनाते हैं कंपनी वाले या फिर डीलर को, उसके ऊपर भी आपको छोटा बोर्ड लगाना पड़ता है, स्वच्छ पानी उपलब्ध है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पानी के लिए आपको 2 चीज़ लगाना है, एक कूलर जो पानी ठंडा करे और दूसरा फिल्ट्रेशन। आरओ नहीं, फिल्टर लगाना है। आरओ लगाए तो अच्छी बात है, पर वो काफ़ी स्लो डिलीवरी देता है, उसमें पानी वेस्टेज बहुत निकलता है। तो फिल्ट्रेशन लगाना आपके लिए ज़रूरी है, सिंपल फिल्टर लगा सकते हैं उसमें। इसके अलावा मैनेजर और पंप मालिक की ड्यूटी रहती है कि रेगुलर देखते रहे क्या क्या रिकॉर्ड्स जो है अपडेट कराना है, सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है। उसमें आते हैं सर्वप्रथम तो नापतोल, वेट्स एंड मेजर्स। मशीनों का नापतोल साल में एक बार होता है, या फिर जिस तरीके से मैंने बताया पहले, तो आप रिकॉर्ड में देखकर वो पता लगा सकते हैं। 5 लीटर का नाप 2 साल में एक बार होता है, उसकी डेट आई उसको करवाना रहता है। गुमाश्ता 5 साल में एक बार होता है। मैकेनिज्म का लाइसेंस साल में एक बार होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर के जो बॉटल होते हैं फायर फाइटिंग के, वह 3 महीने में एक बार उसकी पीरियोडिक टेस्टिंग होती है और साल में एक बार उसकी रिफिल होती है। चाहे वो काम कर रहा हो नहीं कर रहा, साल में एक बार रिफिल होती है। उस समय आप सारे लड़कों को ट्रेनिंग कर सकते हैं। और आप यह करें कि कुछ फायर बॉटल की अलग डेट रखें, कुछ फायर बॉटल की अलग डेट, ताकि एट ए टाइम सारे फायर बॉटल आपके रिफिल पर न चले जाए। इंश्योरेंस पेट्रोल पंप का होता है, उसका रिन्यूअल होता है, उसकी भी डेट रहती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंस लेते हैं आप बैंक से, कंपनी से या किसी संस्था से, उसके रिन्यूअल रहता है। जीएसटी बिल ऑयल के बनाना रहते हैं आपको। हालांकि पेट्रोल पंप पर जीएसटी सिर्फ ऑयल पर लगता है, लेकिन वो मेंटेन करना पड़ता है और रिटर्न भरना पड़ता है, क्योंकि आपका टर्नओवर पेट्रोल डीजल के कारण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वो हर महीने, और जो भी आपका बिल ऑयल बिकता है उसका आपको जीएसटी बिल बनना के अलग अलग उसकी बिल बुक रखना पड़ती है। फर्स्ट एड बॉक्स को आपको चेक करना चाहिए हर 10-15 दिन में। उसमें 4-5 चीज़ें होना ज़रूरी है।
और ये मानवीयता के हिसाब से भी जरूरी है। उसमें रुई हो, बैंडेड हो, और घाव पर लगाने की दवाई हो, सेवलान हो, कॉम्बिफ्लेन इत्यादि ये चीज़ें हो। एक्सप्लोजिव लाइसेंस कंपनी उसको रिन्यू करवाती है और ये आज के लिए 10 साल के लिए होने लगा। फिर भी डेट का आपको ध्यान रखना है। अर्थिंग सर्टिफिकेट लेकर रखना आपकी जिम्मेदारी है, कंपनी देगी आपको। पीयूसी का कैलकुलेशन ये भी आपको हर 6 महीने में इसकी डेट याद रखना है। लाइसेंस फाइल का मैंने आपको बता दिया, उसमें क्या क्या रखना रहता है। रिकॉर्ड का भी आपको मैंने बता दिया, लेकिन रिकॉर्ड का एक बार फिर से बता देता हूँ समराइज करके। रिकॉर्ड में डीएसआर होता है, डेंसिटी रजिस्टर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर वाटर का मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रहता है, टॉयलेट मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रहता है, आपके सीए का वेज पेमेंट, पीएफ, ईएसआई का रिकॉर्ड रहता है। एक ड्यू मेंटेनेंस का रिकॉर्ड अलग रखना पड़ता है कि आपकी मशीन कब खराब हुई थी, या फिर उसके रेगुलर मेंटेनेंस के लिए फिर टोकिंग हुआ, या फिर गिलबार को हुआ, या फिर जो भी मशीन हुई उसके मैकेनिक आते हैं, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट भी आपको सहेज कर रखना जरूरी है, उसकी अलग फाइल बनाना है। कंप्लेंट बुक रखना अत्यंत आवश्यक है, शिकायत एवं सुलझाव पुस्तिका। सीए को ट्रेनिंग देते रहती है कंपनी, या तो फिर कहीं बुलाकर देते हैं या फिर पेट्रोल पंप पर आकर देते हैं। उसका एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी बना कर रखना जरूरी है। टीटी डिकेंटेशन रिकॉर्ड, यहाँ पर टीटी ये क्या होता है, ट्रक टैंकर को बोलते हैं। जो टैंकर पेट्रोल या डीजल भरकर लाता है उसको टीटी बोलते हैं। डिकेंटेशन उसको खाली करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। टीटी डिकेंटेशन रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड होता है, उसमें 12-13 कुछ पॉइंट्स रहते हैं। जब टैंकर आता है तो वो रिकॉर्ड आपको पहले चेक करना रहता है कि हाँ ये सावधानी हमने रखी, ये ऐसा करा है। अभी कुछ शहरों में कुछ समय से यह प्रक्रिया लागू हुई है कि पेट्रोल टैंकर, डीजल टैंकर जब खाली होता है तो बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। और ये भी एक अच्छा तरीका है किसी भी दुर्घटना से बचने का, क्योंकि इस समय हम पूरा ध्यान लगा पाते हैं कि पेट्रोल डीजल सुरक्षित रूप से खाली हो। आपका फील्ड ऑफिसर की इंस्पेक्शन रिपोर्ट रहती है, वो महीने में 1.5 महीने में जैसा भी होता है वो आते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट 2 तरह की रहती है। एक ऑटोमेशन में फील्ड ऑफिसर इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपने आप जनरेट होती रहती है, ये लगातार हर दिन जनरेट होती रहती है। उसको कुछ आउट होता है तो तुरंत कंपनी से मैसेज आ जाता है, फिर उसका कारण और निदान करना पड़ता है। और अगर कुछ चीज़ गड़बड़ होती है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फील्ड ऑफिसर इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑटोमेशन में देखते हैं, और इसके अलावा फील्ड ऑफिसर आकर फिजिकली रिपोर्ट बनाते हैं, वो उसको ऑनलाइन भी डालते हैं। तो वो ऑनलाइन आपको रिकॉर्ड होना चाहिए 5 साल की रिपोर्ट का, और आपको खुद भी रेगुलर बनाकर देखते रहना चाहिए कि कोई लॉस या कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं आ रही है जो लिमिट से बाहर हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑडिट होता है, एक इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट रखना चाहिए आपको। एक इलेक्ट्रिक ऑडिट होता है, उसकी रिपोर्ट रखना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन कंप्लायंस रिपोर्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि आजकल जो पेट्रोल है वो BS6 क्वालिटी का है, यह अत्यंत ज्वलनशील है। तो इसलिए कंपनियां और सरकारें काफ़ी चिंतित रहती हैं और काफ़ी ट्रेनिंग देती हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट या इस तरह की चीज़ें न हो जाए। तो इलेक्ट्रिक ऑडिट इंस्पेक्शन होता है, तो उसकी रिपोर्ट में जो ऑडिटर आते हैं वो ज़रूर मेंशन करते हैं कि आपके क्या क्या कमी है। आप अलग से उसको उस फाइल में वो पॉइंट्स लिखकर उसको तुरंत पूरा करवाएं। बिल फाइल तो आपको रखना चाहिए। बिल इनवॉइस, इनवॉइस किसको बोलते हैं, जो पेट्रोल डीजल ऑयल आता है कंपनी से, उसका जो बिल रहता है उसको इनवॉइस बोलते हैं। उसकी भी फाइल रखना चाहिए, वो हर महीने फाइल रखें आपके अकाउंटेंट के लिए, और वैसे भी आपके पास होना चाहिए। बोर्ड में आपको बताया था मैंने, उसकी समरी कर रहा हूँ मैं एक बार। टॉयलेट मेंटेनेंस का बोर्ड, उसमें 2 रहते हैं, प्रोटोकॉल और स्वच्छता पोस्टर। इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर में फील्ड ऑफिसर, आपका जो रीजनल ऑफिस रहते हैं कंपनी का, रीजनल ऑफिस रहता है उसका नंबर। पुलिस, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल जो निकटस्थ अच्छा हॉस्पिटल उसका नंबर लिखते हैं। पेट्रोल पंप के डीलर का नाम और उसका नंबर, मैनेजर का नाम और नंबर, ये एक बोर्ड में आ जाता है। इसके अलावा एक बोर्ड होता है पेट्रोल चेक करने का प्रक्रिया, पेट्रोल की डेंसिटी, उसका मेजरमेंट, ये कैसे चेक करते हैं, इस बोर्ड पे लिखा रहता है, ताकि
किसी ग्राहक को ये नहीं मालूम और वो जांच करना चाहे तो वो बोर्ड देखकर आसानी से कर पाए। छोटे छोटे बोर्ड जिसका मैंने बताया था जो मशीन के पास में लगे रहते हैं, नो स्मोकिंग, मोबाइल बंद कर दीजिए, इंजन बंद कर दीजिए, जीरो देखिए, और ऑनलाइन पेमेंट 1.2 मीटर की दूरी से 1.2 मीटर की दूरी से करिए मशीन से। तो ये सारा मैंने आपको बताया कि एक ही छोटे बोर्ड में सुंदर अक्षरों में लिखवा कर आप मशीन के पास लगा सकते हैं। स्टॉक बोर्ड रहता है, एक कस्टमर के राइट का बोर्ड रहता है, अधिकार का बोर्ड। कस्टमर को कुछ अधिकार रहते हैं, वो जीरो देखने का बोल सकता है, वो बिल मांग सकता है, वो आपको 5 लीटर घनत्व और पेट्रोल की जांच करके देखने का बोल सकता है। कार्रवाई का अधिकार उसको नहीं है, लेकिन उसको जांच का अधिकार है, ये आप स्पष्ट समझ लें। आप किसी को जांच करने से मना नहीं कर सकते। टीटी डिकेंटेशन, ट्रक टैंकर खाली करने की प्रक्रिया, इसका भी एक बोर्ड होता है जिसमें 10-12 पॉइंट रहते हैं, और वो जहाँ खाली होने का पॉइंट रहता है उसके पास में लगा देना चाहिए, ताकि हमें भी रूटीन में कोई चीज़ मिस ना हो जाए, हम भी उसको देखते रहें। इलेक्ट्रिकल जो रूम होता है उसमें भी एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की प्रक्रिया पूरी लिखी रहती है कि क्या सावधानी रखें, किसी को करंट लगने की दिशा में कैसा करें, और इसके अलावा वहाँ पर सावधानी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या रखें, आप हेलमेट रखें, दस्ताने रखें, नीचे उस पर रबर मैट बिछा होना चाहिए ताकि करंट जो है लगे ना किसी को, कुछ इस तरह की बात भी हो जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है दोस्तों, कैमरे हर पेट्रोल पंप पे लगे रहते हैं, और ये समय के साथ में आपको अपडेट करते रहना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के लगाते जाए, जो कि मशीनों को भी कवर करे, आने जाने वाले रास्ते को भी कवर करे, और ये सारा रिकॉर्ड में होना चाहिए। कंपनी के हिसाब से ये 15 दिन का रिकॉर्ड होना चाहिए, और आजकल अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई तो महीने भर तक का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। और सड़क तरफ भी कैमरा लगाना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था में आप पुलिस की मदद कर पाए, ऐसी भी घटना हो। आमतौर पर कैमरा 12 या 16 या 24 DSB का रहता है, ये ऑनलाइन भी आप लेके रखें, आपके पास भी उसका पासवर्ड वगैरह रहे, मैनेजर और अपने लड़कों के पास भी रहे। और छोटे पंप पे 12-16 से काम चल जाता है, बड़े पंप पे 24 या इस तरह का DSB लगाते हैं, और TV डिस्प्ले भी लगाते हैं। तो वो इसके अलावा मैनेजर और पेट्रोल पंप जो डीलर है उनके पास SOS नंबर होना चाहिए। SOS मतलब इमरजेंसी के लिए, जैसे फील्ड ऑफिसर का नंबर होना चाहिए, और इंडियन ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इनके जो ऑफिसर्स हैं उनका नंबर होना चाहिए। आपके जो निकटस्थ थाने, पुलिस स्टेशन है, वहाँ के अधिकारी के उनके नंबर, डिपो के जिम्मेदार अधिकारी, सप्लायर के इंचार्ज अधिकारी का नंबर होना चाहिए, नापतोल अधिकारी का नंबर होना चाहिए। आपका ब्रेकडाउन कुछ हो जाता है तो DU के जो फिटर मैकेनिक होते हैं उनका नंबर होना चाहिए। ऑटोमेशन के जो इंचार्ज होते हैं, मैकेनिक होते हैं, उसके टेक्नोलॉजी टीम होती है, उनका नंबर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कुछ ब्रेकडाउन होता है तो आपके पास 3-4 इस तरह के इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को जानते हैं। भाई यहाँ पर यह है कि पेट्रोल पंप का से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल में सामान्य इलेक्ट्रिशियन जनरली हाथ नहीं डालता, इस क्षेत्र के अलग इलेक्ट्रिशियन होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का काम है। तो आप पहले से इस तरह के 3-4 लोगों को ढूंढ के रखें, अपने पंप के हर जिम्मेदार एम्प्लॉय को वो नंबर शेयर कर दें, और उससे बात करके रखें कि इमरजेंसी होगी तो आप फ़ोन पर बता दें, और ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो आप तुरंत आ जाए। STP रिपेयर करने वाले का नंबर होना चाहिए आपके पास में, हालांकि कंपनी कराती है, लेकिन STP जो सबमर्सिबल टर्बाइन पंप है, जो पंप पेट्रोल डीजल खींचता है नीचे से, वो अगर ख़राब हो जाता है तो कंपनी का एक प्रक्रिया होती है, उसकी प्रक्रिया के तहत ठीक करेंगे, हो सकता है समय लग जाए, और अगर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक रही तो आप कोशिश करें अपने स्तर पर ठीक कर लें। CVT स्टेबलाइजर ये ठीक करने वाले अच्छे सप्लायर के नंबर होना चाहिए। इन्वर्टर का कोई अच्छा जानकार, कुछ इसमें ब्रेकडाउन हो जाए, जनरेटर का ब्रेकडाउन हो जाए, जनरेटर का मैकेनिक, इसका आपके पास नंबर होना चाहिए। ऑयल सप्लायर का नंबर होना चाहिए। एयर मशीन जो रिपेयर करते हैं उनका नंबर होना चाहिए, IRAI या इस तरह के सनराइज वगैरह जो रहते हैं अच्छी कंपनी। कंप्रेसर वाले का नंबर होना चाहिए, कुछ रिपेयर वगैरह कभी कभी मांगता है 1-2 साल में एक बार, तो वो लोकल मैकेनिक अच्छा कर देते हैं, तो वो उनके नंबर आपके कॉन्टेक्ट होना चाहिए। लाइट को रिपेयर करते हैं, जैसे कुछ लाइट ख़राब हो जाए, पेट्रोल पंप की लाइट कुछ ख़राब हो जाए, वायरिंग में कुछ दिक्कत हो जाए,
तो ऑयल कंपनी वाले करवाते हैं, लेकिन अगर आप ही करवा लें उसको तुरंत हो जाएगा, त्वरित काम हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों, हर डीलर को एक कंपनी की एक वेबसाइट रहती है जिसमें डीलर लोग ही एंटर कर सकते हैं। उसका पासवर्ड और आईडी दिया जाता है। अगर कुछ कंप्लेंट करना होती है तो एक फिक्स प्रक्रिया के तहत उसमें जाकर लॉगिन करके कंप्लेंट कर सकते हैं। उस कंप्लेंट में क्या क्या रहता है, डी मतलब डिस्पेंसिंग यूनिट, जो पेट्रोल पंप की मशीन होती है उसको DU बोलते हैं, और जो हाथ में लेकर चलाते हैं उसको नोजल बोलते हैं। तो DU से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसका कंप्लेंट का ID आता है, तो फिर उसके हिसाब से फिर उसका फीडर ठीक करता है। ऑटोमेशन की कंप्लेंट आप कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सब ठीक है, आपके क्या ठीक है, आपको क्या देखना है कि आपके यहाँ जो वाईफाई सिस्टम काम कर रहा है वो बराबर करते रहे, कभी उसका मॉडेम या वो वाईफाई सिस्टम डाउन न हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी के आधार पर डाटा रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे जैसा भी कंपनी का समय होता है वो ट्रांसफ़र होते हैं और रिपोर्ट बन रही है। और अगर डाटा जा रहा है और दूसरी कोई दिक्कत है तो आप ऑटोमेशन वाले को कंप्लेंट करें, वो आकर उसे ठीक करेगा। इसके अलावा आपके पास जो नंबर होना चाहिए दूसरे, कैशलेस पेमेंट आजकल काफ़ी सारे होते हैं, तो जो पेटीएम और फ़ोनपे वगैरह जो जिम्मेदार उसमें वो होते हैं उनको कंप्लेंट होने कुछ ब्रेकडाउन या कुछ ऐसी दिशा में। क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये कंपनियों का टाइप होता है या फिर दूसरे भी बैंक वगैरह रहते हैं, उनसे भी आपका उनके भी नंबर होना चाहिए ताकि कभी कुछ डाउन हो, कुछ दिक्कत हो तो आप बुला सकें उसको मशीन ठीक करने वाले को। कागज़ के रोल लिया तो आपको बाजार से खरीदने रहते हैं और कुछ क्रेडिट कार्ड वाले सप्लाई करते हैं। प्रिंटर का नंबर होना चाहिए आपके पास। प्रिंटर 2 तरह के लगते हैं वहाँ पे, एक जो बिल बुक इत्यादि छापते हैं और एक कुछ फ्लेक्स वगैरह छापते हैं, कुछ छोटे मोटे विज्ञापन या इस तरह की गतिविधि रेगुलर कंपनी या पेट्रोल पंप की तरफ से होती रहती है उसके लिए, ताकि त्वरित कार्य हो पाए। फायर रिफिलिंग के लिए अच्छे जानकार का नंबर होना चाहिए और अच्छे जानकार से ही कराना चाहिए जो साइंटिफिक बेसिस पे काम करे, भले ही थोड़ा ज़्यादा पैसे लें, लेकिन यहाँ पर समझौता नहीं कर सकते। एक PF कंसल्टेंट का नंबर होना चाहिए, और जो सरकारी अधिकारी होते हैं, नापतोल, लेबर इत्यादि, इनके भी नंबर आपके पास में होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन हो, ताकि आपको कुछ चीज़ में कन्फ्यूजन हो आप समझ सकें उनसे। इसके अलावा हर क्षेत्र में आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह बिजनेस ग्रुप बनते हैं, तो अच्छे बिजनेस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए। आप नए हैं तो पता लगाएं कोई ऐसे बिजनेस ग्रुप है, खुद आगे से होकर ज्वाइन हो जाए, तो सब लोग शेयर कर लेते हैं, ये फ़ोन नंबर वगैरह आपको अच्छे से मिल जाते हैं। इसके अलावा अच्छे डीलर को, अच्छे मैनेजर को बहुत सारी चीज़ों से अपडेट भी रहना पड़ता है। उसमें एक सबसे पहली चीज़ होती है MDG। MDG क्या होता है? मिनिस्ट्री की डायरेक्टिव गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस होती हैं जो हर डीलर को पालन करना जरूरी होता है। वो अगर पालन नहीं करते हैं तो उसमें पेनल्टी होती है, जो पेनल्टी कुछ रुपए से लेकर डीलरशिप खत्म होने तक जाती है। तो यहाँ पर इनका अध्ययन करें और सब चीज़ों का ध्यान रखें। मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी चीज़ें आएंगी वह भी धीरे धीरे डालते जाऊँगा। पेट्रोल पंप के अच्छे कर्मी को, डीलर को ये नकली नोट पहचानना आना चाहिए। आप नया पंप चालू कर रहे हैं, आप पता लगाएं कि नकली नोट किस तरह के आते हैं। स्थापित पंपों पर जाएं, उनसे पूछें। ये एक नोट नकली भी मतलब आपकी पूरी उतने पैसे तो गए, और फिर और उसमें आगे भी दिक्कत होने की चांस रहती है कि आपके पास नकली नोट क्यों है। गवर्नमेंट के अपडेट्स और ऑर्डर्स, शायद राज्य शासन, केंद्र शासन कुछ न कुछ ऑर्डर देते रहते हैं जिन पर पेट्रोल पंपों पर लागू होते हैं, तो ये आपको पता होते रहना ज़रूरी है। जैसे अभी PUC का ऑर्डर है ग्रीन ट्रिब्यूनल का, जिनको प्रशासन में सारे पेट्रोल पंप को बोल रहा है कि पेट्रोल पर PUC की मशीन होना चाहिए। तो आप पता करें PUC के अच्छे सप्लायर कौन से हैं, अच्छी मशीनें कौन सी आती हैं। तो ऐसे ग्रुप्स में आपको बता देंगे। बहुत सारे कस्टमर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि जो कुछ चीज़ समझना नहीं चाहते, तो उनसे कैसे ट्रिक से निपटें आप, किस ट्रिक से उनको शांत करें बिना उनसे कुछ अल्लाह गुल्ला किए, गुस्सा किए, ये भी आपको आना चाहिए। नहीं तो किसी अनुभवी पेट्रोल पंप वाले से आप पूछ सकते हैं। ऑफिसर्स की विजिट के लिए आप तैयारी भी रखें, कभी भी आपके पास ऑफिसर आ सकते हैं, तो आप अच्छे से उनसे मिलें, अच्छे से अटेंड करें। रिकॉर्ड्स वगैरह आप अच्छे मेंटेन करेंगे
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से आप उनको बता पाएंगे, ऑफिसर को भी अच्छा लगेगा कि आपकी अच्छा है। और इसके अलावा साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, आते जाते देखते रहें कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं लग रही है। हरियाली का ध्यान रखें, पेट्रोल पंप बड़ा क्षेत्र होता है, थोड़ी हरियाली हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा आप लोगों की एक और ड्यूटी होती है कि पेट्रोल पंप अब पेट्रोल डीजल से हटकर दूसरी चीज़ों पर भी जा रहा है, CNG इलेक्ट्रिकल वगैरह। तो इसमें तो ठीक है, ऑयल कंपनी और सरकार काम कर रही है। आप ये विचार करते रहें कि अन्य आय किस तरीके से होती रहे, कि इस पेट्रोल पंप इस क्षेत्र में क्या चीज़ चल सकती है, तो इस पर आप शोध करते रहें, क्योंकि कुछ चीज़ जरूरी है। तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो जो मैंने पेट्रोल पंप डीलर्स, नए डीलर्स और मैनेजर्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया था। हो सकता है कुछ कमी रह गई तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस मैंने कुछ डाले हैं और कुछ डालते जाऊँगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।